चलिए, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे नवशास्त्रीयतावाद और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोमांसवाद। नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख दोष तर्क और कठोरता का जो यथार्थ रूप नहीं था, इसीलिए यथार्थवाद के बाद रोमांसवाद का जन्म हुआ। नवशास्त्रीयतावाद वाद की कठोरता, ठीक है, नवशास्त्रीयतावाद की कठोरता और उसके प्रमुख तर्क दोषों के कारण उसके प्रमुख तर्क दोषों के कारण यथार्थ रूप न होने के कारण यथार्थ रूप न होने के कारण यथार्थवाद का जन्म हुआ। या मान लीजिए यथार्थवाद, या ऐसे कर लीजिए यथार्थ रूप न होने के कारण रोमांसवाद का जन्म हुआ। क्योंकि रोमांसवाद जो था वो आपका यथार्थ रूप को ही मुख्य मानकर आगे बढ़ा। यहाँ जो विषय थे मुख्य रूप से, यहाँ की जो रोमांसवादियों की बुद्धि निष्ठता थी, वो चेतना जो थी यथार्थ रूप में थी। ठीक है, काल्पनिक होने के साथ साथ यथार्थता को भी ये लोग अत्यधिक भाव देते थे, जिस कारण रोमांसवाद जो है यथार्थवाद के साथ यानी यथार्थ रूप के साथ आगे बढ़ता गया। यथार्थ का कोई स्थान नवशास्त्रीयतावादी शैली में न होने के कारण एक नए वाद का जन्म रोमांसवाद से होता है। रोमांसवाद जो है, इसकी कहावत भूल गए थे। दाविद कहते हैं कि कलाकार का आधार था तर्क। यानी जो नवशास्त्रीयतावाद में आपके दाविद जी थे, दाविद का कहना था कि कलाकार की जो कलाकार है, कलाकार का जो आधार है, कलाकार की कला का आधार तर्क होना चाहिए। यानी इनका मानना था जो कला होती है उसमें कलाकार का तर्क होना चाहिए, लेकिन फ्रेंच कहावत भूल गए थे। यानी जो फ्रांस के लोग थे या फ्रेंच कलाकार थे, फ्रेंच ने या फ्रेंच के लोग कहावत को भूल गए थे। यानी तर्क के स्वभाव को उन्होंने छोड़ दिया था। दिल के भी कुछ तर्क होते हैं, ऐसा नवशास्त्रीयतावाद के जो कलाकार दाविद थे उनका मानना था। इसके बाद जो रोमांसवाद का जन्म होता है, ये कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस या फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच कलाकारों का या फ्रेंच कला में नवशास्त्रीयतावाद के बाद जो रोमांसवाद संपन्न होता है, वह एक सत्य का परिचायक था। रोमांसवादियों का विचार था केवल बुद्धिनिष्ठ, यानी रोमांसवादियों का विचार जो थे वो केवल बुद्धिनिष्ठ या नियमबद्ध, केवल बुद्धिनिष्ठ ठीक है, बुद्धिनिष्ठ व नियमबद्ध होने से
बद्ध होने से, देखिए थोड़ी भूमिका है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बुद्धिनिष्ठ होने से कला की चेतना नष्ट हो जाती है। बुद्धिनिष्ठ नियमबद्ध होने से कला की चेतना चेतना नष्ट हो जाती है। ठीक है, इनका मानना था कि अगर हम नियमबद्ध और बुद्धिनिष्ठ होकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कला में जो चेतना होती है वह नष्ट हो जाएगी और उसका विकास नहीं हो पाएगा। इस कारण उन्होंने निर्भीक होकर स्वतंत्र विचार से कला का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या किया इन्होंने, स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र विचार से कला को निर्भीक होकर प्रयोग किया। ठीक है, यानी उनके अंदर स्वतंत्रता थी कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य करें, कोई हमारे कार्य में बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। बाउंडेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम उसी विषय का चुनाव करें और उसी विषय को आधार मानकर ही कला की शुरुआत करें। इसी भावना के कारण इन्होंने भावनाओं में नई जागृति उत्पन्न की। अब बात करते हैं थोड़ा सा रोमांसवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था और इस शब्द की उत्पत्ति की बात हम करेंगे। ये थोड़ी सी भूमिका थी कि नवशास्त्रीयतावाद के बाद रोमांसवाद का जन्म होने का कारण क्या था, तो उनका यथार्थ रूप स्वतंत्र रेखांकन या स्वतंत्र चित्रण था। ठीक है, रोमांसवाद रोमांटिज्म शब्द का अनुवाद है। रोमांसवाद रोमांटिज्म रोमांटिज्म शब्द का अनुवाद है। ठीक है, रोमांटिक शब्द का अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ठीक है, फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमा से हुई है। रोमा का अर्थ क्या है? रोमा का अर्थ ऐसे लिख लीजिए, रोमा का अर्थ क्या है? तो रोमा का अर्थ है रोमा या कथा। ठीक है, रोमा या कथा। ठीक है, यानी कथा आधार थी, जिस कारण रोमांसवादियों ने जिस कारण रोमांसवादियों का ऐसे लिख लीजिए, रोमांसवादियों का विषय रोमांसवादियों का विषय क्या रहा? तो रोमांसवादियों का विषय रहा कल्पित कथाओं, साहसिक घटनाओं, कल्पित कथाएं, साहसिक साहसिक घटनाएं। ठीक है, साहसिक घटनाएं, कल्पित कथाएं व परिकथाओं को आधार बनाकर चित्रण कार्य करते थे। ठीक है, यानी रोमांसवादी जो जितने भी कलाकार थे उन्होंने इस कथा, यानी रोमा का अर्थ है कथा, इसी को आधार बनाकर जो कल्पित और साहसिक घटनाएं थी यथार्थ रूप से उनका रोमांचवादी चित्रकारी करने लगे थे। इसके बाद रोमांसवादियों का जो रंग विधान था, यानी जो रंग विधान था, पहले हम रोमांसवाद को ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद श्रेष्ठ कलाकार जाग दावी को पढ़ेंगे। ठीक है, जेरी को पढ़ेंगे, तेओदोर जेरी को। ठीक है, तो चित्र को भाव स्पर्शी बनाने के लिए, चित्र को भाव स्पर्शी
बनाने के लिए, ठीक है, यानी उनमें भाव और स्पर्शपूर्ण बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, चमकीले रंगों का अतिरंजित प्रयोग करते थे। चमकीले रंगों का अंतररंजित प्रयोग करते थे। अंतरंजित या अंतररंजित ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं, अतिरंजित लिख लीजिए, अतिरंजित, अतिरंजित प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी जो रंग विधान था, ज्यादातर चमकीले रंगों का यहाँ रोमांसवाद में कलाकार प्रयोग करते थे। इसके बाद है रेखांकन। रेखांकन, इनकी रेखांकन की क्या पद्धति थी, तो रेखांकन जब ये करते थे, लयपूर्ण रेखांकन संयोजन, लयपूर्ण रेखांकन संयोजन, ठीक है, लयपूर्ण रेखांकन संयोजन, दृश्य, दूर दृश्य लघुता, दूर दृश्य लघुता, ठीक है, यानी दूरदृष्टि का जो पास और दूर को दिखाते थे, संतुलन, संतुलन, ठीक है, संतुलन, अंकन पद्धति का प्रयोग विशेष रूप से यहाँ ये लोग करते थे। यानी इनके चित्रों में लयपूर्ण रेखांकन होता था, संयोजन के दर्शन होते थे, दूरदृष्टि लघुता का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और चित्र में संतुलन पूर्ण रूप से दिखाई देता था। ये रोमांसवादी जो कलाकार थे उनकी मुख्य विशेषता थी। इस तरह रोमांसवाद यथार्थवाद की कल्पना में सहायता से किसी अतिशयात्मक रूप तथा रोमांसवाद के पश्चात यथार्थ, यानी जब हम यहाँ पहुंच गए तो जाहिर सी बात है कि अगर रोमांसवाद में यथार्थता आ गई तो यथार्थवाद का जन्म होना तो संभव ही था कि रोमांसवाद के बाद अगर कोई वाद अब जन्म लेगा तो वह आपका कौन सा वाद होगा, यथार्थवाद होगा। यानी रोमांसवाद की ही परिकल्पना के कारण ही यथार्थवाद का जन्म होगा। चलिए, अब हमने ये पढ़ा रोमांसवाद। अब इसी से संबंधित ये रोमांसवाद शैली को जन्म देने का पूर्ण श्रेय जिस कलाकार को था उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो रोमांसवाद के बाद अब हम रोमांसवाद के सबसे श्रेष्ठ कलाकार जिनको पूरा श्रेय जाता है इस शैली को जन्म देने का, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो ये आपके हैं कौन, तेओदोर जेरिको। इनका पूरा नाम क्या है, तेओदोर जेरिको, ठीक है। किनको पढ़ेंगे, तेओदोर जो जेरिको को पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1791 में और मृत्यु हो गई थी 1824 में, ठीक है, 1824 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये तेओदोर जेरिको के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जन्म इनका हुआ था 1791 में और मृत्यु हो गई 1824 में। जेरिको ने 1819 में, जेरिको ने 1819 में अपना सबसे प्रसिद्ध चित्र, सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा, मेदुसा का बेड़ा, मेदुसा का बेड़ा निर्मित किया। यानी ये इनका सबसे पहला चित्र था, मेदुसा का बेड़ा, जो कि फ्रांस की राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया गया था, जो कि फ्रांस के राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया, तो फ्रांस के, कहते हैं इस चित्र के बारे में, कहते हैं कि नवशास्त्रीयतावाद शैली में
नव शास्त्रीयतावाद शास्त्रीयतावाद शैली में हेरोसिया का प्रण चित्र का जो महत्व था वही महत्व रोमांसवाद में मेदुसा का बेड़ा इस चित्र का था। यानी नवशास्त्रीयतावाद में हिरेशिया का प्रण सबसे पहला चित्र नवशास्त्रीयतावाद शैली का माना गया है। उसी तरह रोमांसवाद शैली में भी इसका महत्व मेदुसा के बेड़े का भी था और यह चित्र रोमांसवाद शैली का प्रथम चित्र है। रोमांसवाद शैली का प्रथम चित्र है। ठीक है, रोमांसवाद शैली का यह प्रथम चित्र है और इसे प्रदर्शित कहाँ किया गया था? रोमांसवाद यानी फ्रांस में किया गया था। इस चित्र के माध्यम से इन्होंने क्या दर्शाया है उसकी बात करेंगे और ये रोमांसवाद शैली का प्रथम चित्र माना गया। इस चित्र के माध्यम से जेरिको ने यानी जो जेरिकोल है या जेरिको कहते हैं इनको, जेरिको ने मेदुसा जहाज के अधिकारियों का इसकी कहानी पूरी आपको हम बताएंगे भी। अधिकारियों का दोषी ठहराकर उनकी भर्त्सना, अधिकारियों को दोषी ठहराकर उनकी भर्त्सना की है। ठीक है, उनकी भर्त्सना की है। या उनकी अवहेलना की है, ऐसा लिख लीजिए, अवहेलना की है। ठीक, भर्त्सना या अवहेलना की। देखिए, रोमांसवाद में हम लोग पढ़ रहे हैं तेरीदोर जोरिकोल को, इनका चित्र था 1819 में इन्होंने निर्मित किया था मेदुसा का बेड़ा, जो कि रोमांसवाद शैली का प्रथम चित्र माना और फ्रांस के राष्ट्रीय कला भवन में इन्होंने प्रदर्शित किया था और ये प्रथम चित्र रोमांसवाद का माना गया। नवशास्त्रीयतावाद में हिरेशिया के पेड़ का जो महत्व था वही रोमांसवाद शैली में मेदुसा के बेड़े का रहा। अब इस चित्र के पीछे बनाने की कहानी ये है कि अधिकारियों की जो भर्त्सना की है, तो यह एक जहाज की घटना है, समुद्री जहाज की घटना है, जो कि 1818 में समुद्री जहाज की घटना है। इसमें जो है कलाकार ने इस चित्र को जो है यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इस घटना का आधार ये था कि जो फ्रांस के कुछ लोग थे, उस कहानी को थोड़ा सा बताएंगे, लिखेंगे नहीं, तो जो है जब ये घटना हुई है, जाक दावी जी ने जो इसके बारे में लिखा है, सॉरी जेरिकोल जी ने, थोड़ा सा रह गया। तो ये एक जहाज की घटना थी। इस घटना का जो दुर्घटना हुई थी, इसमें जो अधिकारी थे उनकी जो है भर्त्सना की है इन्होंने चित्र के माध्यम से। जहाज में 100 से अधिक यात्रियां थे। यात्रियों को जो है बचाने में कुछ यात्रियों को क्या किया गया, छोटे से बेड़े यानी छोटे से जहाज में उतारा गया, जिसमें से कुछ आदमी भूख और प्यास के कारण मर गए और जिसमें से 15 व्यक्ति जीवित बचे जिनको, और कुछ भूख और प्यास से पागल भी हुए, कुछ मर गए और 15 व्यक्ति को जीवित पाया गया, यानी जीवित रह गए। तो बड़े हुए ये जो बचे हुए आदमी थे, इनको अन्य जहाज में देखा
और उनको किनारे ले जाया गया। इस प्रत्यक्ष घटना को चित्रण करने के लिए जेरी कोल ने क्या किया था, दुर्घटना में बचे हुए जो व्यक्ति थे उनसे जो है प्रत्यक्ष घटना की कहानी को सुना और सुनने के बाद जो है उसके नमूने तैयार कराकर और फिर चित्रों को चित्रित किया। जाकर उन्होंने क्या किया, मृत्यु शैया पर भी जो आसीन आदमियों की लाशें थी उनके भी इन्होंने चित्र खींचे। इसी घटना के आधार पर इन्होंने पागल खाने में जाकर भी पागलों की भी घटना के जो चित्र थे उसको भी इन्होंने प्रत्यक्ष यानी यथार्थ रूप में चित्रित करने किया। पागल खाने में इसलिए गए कि जो लोग भूख और प्यास के कारण पागल हो गए थे तो उन्हें पागल खाने में रखा गया था, तो वहां भी जाकर उन्होंने रेखा चित्र खींचे। मेदुसा का बेड़ा जो कि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रचना है इनकी, जेरी कोल के लिए कहा जाता है कि ये अध्ययन के लिए घर में अपने लाशें भी रखते थे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा कलाकार है जो अध्ययन हेतु अपने घर में लाशें रखता था। तो जेरी कोल जो है अध्ययन के लिए यानी यथार्थ रूप के कारण के लिए उन्होंने घरों में लाशें रखकर उनका यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया। मेदुसा का बेड़ा में कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो नवशास्त्रीयतावाद शैली से थोड़ी सी भिन्न मानी गई हैं। रोमांसवाद का ये सर्वप्रथम चित्र माना जाता है क्योंकि इसमें जो है इन्होंने जो चित्रण कार्य किया है वो गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया है। जैसे रूबेंस से प्रभावित होकर इन्होंने इस चित्र में रेखाओं के माध्यम से चित्र को बहुत बल प्रदान किया है और करुणापूर्ण भाव प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसके बाद जेरी कोल कि यहाँ जो है नवशास्त्रीयतावाद के बाद जब ये रोमांसवाद था तो इस चित्र के बाद मानव शरीर की उबड़ खाबड़ अवस्था को परिणाम दर्शक कराया, चित्रित किया। चित्रित करने के बाद उन्होंने मन में जो वेदनाएं या थी ये सब चीजों को प्रस्तुत किया, लेकिन लोगों के कटु वचन और भर्त्सना बहुत इनको सामना इनको मिला, जिस कारण इन्होंने क्या किया, इनको जो है इन्होंने इंग्लैंड जाने से पूर्व यानी जब इनके इस चित्र की बहुत भर्त्सना हुई तो ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने से पूर्व इन्होंने अपनी तूलिका का त्याग कर दिया, अपनी तूलिका का त्याग कर दिया। यानी तूलिका का त्याग करने का कारण ये था कि उन्होंने चित्र बनाना छोड़ दिया और लगभग ये इंग्लैंड जाने से पूर्व 3 साल तक कार्य नहीं किया। लेकिन फिर वहां पहुंचने के बाद देखिए कलाकार है, फिर जीविका का साधन ढूंढना और बहुत सारे परिणामों की आगे मजबूर होकर इन्होंने पुनः जो है निराश होकर जब ये इंग्लैंड गए वहां इंग्लैंड चले जाने के बाद जहां इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई और काफी आमदनी हुई, यानी इनको निराशा हाथ लगी। फिर ये इंग्लैंड चले गए, फिर अपने चित्रों की वहां इन्होंने जाके प्रदर्शनियां करी, जिस कारण इनको जो है थोड़ा सा आमदनी हुई। लेकिन 3 साल बाद इन्होंने घोड़े और जानवरों के चित्र खींचना प्रारंभ कर दिया। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसा कौन सा है कवि या सॉरी चित्रकार जेरी को अध्ययन के लिए घरों में लाश या घर में लाशें रखते थे और उनका चित्रण करते थे। पहली लाइन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो अध्ययन के लिए घरों में लाशें रखता था, तो जेरी को थे, इन्होंने अध्ययन के लिए रखा। फिर ये इंग्लैंड गए, इन्होंने अपनी तूलिका को त्याग दिया, पर इंग्लैंड में 3 वर्ष के बाद भाई अब कलाकार अपनी जीविका कैसे चलाएगा, इसलिए उसे कार्य करना भी जरूरी है। 3 वर्ष के बाद घोड़े और जानवरों के चित्रों का अंकन किया, घोड़े व जानवरों के चित्रों का अंकन किया। मेदुसा का बेड़ा आप लोग नेट में निकाल के जरूर देखिएगा एक बार कैसा चित्र है। तो चित्र को देखने के बाद चित्र याद बहुत अच्छे से रहता है। इस पर विशेष जो लोग तैयारी करते हैं वो जरूर इस चीज को देखें। वो आजकल तो आसान है, नेट में डाला और तुरंत मिल जाता है।
यहाँ किया। इसके बाद इनकी जो है यही इंग्लैंड में, किससे, यही इंग्लैंड में, यहीं पर जे कॉन्स्टेबल से, यानी जो कलाकार हैं जे कॉन्स्टेबल, इंग्लैंड में जॉन कॉन्स्टेबल भी लिख के आ जाता है, जे कॉन्स्टेबल भी लिख के आता था, आप जॉन लिख लीजिए, जॉन कॉन्स्टेबल से मुलाकात हुई, मुलाकात हुई, जिनके चित्रों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। फिर ये विशुद्ध चमकीले रंग और परंपरागत भूरे रंग की प्रचुर मात्रा में जे कांस्टेबल जो है प्रयोग करते थे, जिसका जेरी कॉल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। फिर फ्रांस के पागल खाने में जाकर इन्होंने क्या किया, फ्रांस के पागल खाने में, जाकर जाकर वहां पर इन्होंने कुछ, वहां पर जाकर इन्होंने, जाकर वहां फ्रांस के पागल खाने में जाकर वहां के निवासियों का चित्र खींचा। ठीक है, चित्र खींचा यानी चित्र बनाए। अब थोड़ी जगह लेंगे इसलिए मिटा देंगे, ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। क्या था, फ्रांस के पागल खाने में, पागल खाने में व्यक्तियों का चित्र खींचा। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र खींचा था इन्होंने, तो लमसम इन्होंने काफी घटनाओं पे आधारित चित्रों को खींचा, जिनमें जिसमें से इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था, तो सबसे प्रसिद्ध चित्र था पागल हत्यारा, पागल हत्यारा। यानी ये इनका मेदुसा के चित्र के बाद फ्रांस में जब ये जाके वहां खींचे चित्र, तो पागल हत्यारा जो कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद यहीं पर घोड़े से गिरने के कारण, गिरने के कारण 33 वर्ष की अवस्था में आपकी मृत्यु 1824 में हो गई, हो गई। तो ये थे आपके जेरिको, जिनकी मृत्यु हो गई कब, 1824 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रोमांसवादी कलाकार ओजोन दिलाक्रा को पढ़ेंगे, और रोमांसवाद को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का श्रेय भी शायद किसको जाता है, ओजेन दिलाक्रा को जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को जो लोग देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर करें, देखने के बाद छोड़ देते हैं, अरे पढ़ते पढ़ते एक लाइक भी कर दिया करिए। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।